आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने पीलीभीत दौरे के अंतिम दिन महिला किसानों से किया संवाद, जैविक खेती अपनाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 878 करोड़ रुपए लागत की 755 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है अग्रसर। प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर हर महीने की 15 तारीख को मनाया जाएगा निक्षय दिवस। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पियों ने काशी के दस्तकारों से किया संवाद। हस्तशिल्पियों के दल ने वाराणसी में कई प्रमुख स्थानों का किया भ्रमण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन कई कार्यक्रमों में भाग लिया। श्रीमती पटेल विनोबा सेवा आश्रम द्वारा आयोजित आशीर्वाद कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने महिला किसानों के साथ संवाद किया। श्रीमती पटेल ने महिला किसानों से जैविक खेती अपनाने पर बल दिया और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। राज्यपाल आज मटैया लालपुर में विनोबा सेवा आश्रम द्वारा संचालित महिला सब्जी उत्पादकों के आशीर्वाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने महिला किसानों का हालचाल लिया और यहां लगाई गई प्रदर्शनी देखी। राज्यपाल ने महिला किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, खाद नहीं डालनी है, फर्टिलाइजर का उपयोग मत करो, घर में बनाइए, खेत में बनाइए। गाय का जो गोबर है, यूरिन है और जो अनाज उगता है, इसका वेस्टेज है, इस सब को मिलाकर आप ऑर्गेनिक खाद बनाइए, ऑर्गेनिक खाद में से उत्पादन करिए। राज्यपाल ने चूका पिकनिक स्पॉट में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके विकास योजनाओं की प्रगति जानी। राज्यपाल ने चूका पिकनिक स्पॉट की विजिटर बुक में लिखा कि यहाँ रुकना यादगार अनुभव रहा। उन्होंने चूका को वन, जल व प्राकृतिक हवा का अद्भुत संगम बताया। राज्यपाल ने प्रकृति को संभालने व बचाने में जुटे सभी लोगों को लिखित शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल आज जंगल भ्रमण पर नहीं गयी, परंतु उनके पारिवारिक सदस्यों को 2 बार बाघ के दीदार हुए। मंडल से लेकर जनपद व टाइगर रिजर्व के अधिकारी लगातार 3 दिन अपने खास मेहमान की आवभगत में जुटे रहे। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार की आर्थिक और विकासोन्मुखी नीतियों से उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्री योगी ने कल गाजियाबाद जिले में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के दृष्टिगत 25 सेक्टरों के लिए नीतियां बनाई हैं। उन्होंने गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि वह प्रदेश में निवेश करें। राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा का माहौल प्रदान करेगी और सभी जरूरी सुविधाएं भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें मूर्त रूप देकर ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। श्री योगी ने कहा कि गाजियाबाद बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। देश का पहला 12 लेन एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से गुजरता है और अगले साल देश की पहली रैपिड रेल भी इसी जिले से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के माहौल के साथ आस्था के सम्मान का बेहतर समन्वय भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा में देखने को मिलता है। उन्होंने उद्योगपतियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों और युवाओं से राज्य सरकार की नीतियों का फायदा हासिल कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 878 करोड़ रुपए लागत की 755 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। राज्य में टीबी मरीजों की पहचान, गुणवत्तापूर्ण इलाज और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर माह की 15 तारीख को सभी जिलों और ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निक्षय दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र जारी किया है।
राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5.5 लाख अधिसूचना का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। निक्षय दिवस से पहले आशा बहुएं घर घर जाकर टीबी और निक्षय दिवस के बारे में लोगों को बताएंगी। आशा बहुएं संभावित टीबी मरीजों की सूची तैयार कर उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक लाने का प्रयास करेंगी। यह कार्यक्रम देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के संकल्प का हिस्सा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में आज तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पियों के जत्थे के साथ स्थानीय दस्तकारों ने संवाद किया और एक दूसरे की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर दोनों राज्यों के शिल्पकारों द्वारा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर हस्तशिल्प के महत्व का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु से आए नित्यानंद उपराज शिल्पी ने कहा कि यह संगमम उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को समझने का एक प्रभावी मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश के 2 महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों की संस्कृति और हस्तशिल्प सहित भाषा ज्ञान को समझने के लिए इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दोनों क्षेत्रों के लोगों को आपस में मिलने जुलने और संवाद का बेहतरीन अवसर भी मिलेगा। तमिलनाडु से आए इस दल ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और गंगा में डुबकी भी लगाई। काशी तमिल संगमम के तहत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने काशी और तमिलनाडु के 90 प्राचीन मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में जहां तमिलनाडु के मंदिरों की भव्यता और निर्माण कला से लोग आकर्षित हो रहे हैं, वहीं काशी की दुर्लभ देव मूर्तियां लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। प्रदर्शनी में दक्षिण भारत के जिन मंदिरों की आकृतियां लगाई गई हैं वह मूल रूप से द्रविड़ परंपरा के हैं, जिन्हें द्रविड़ शैली कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत के मंदिर निर्माण कला नागर शैली में हैं। काशी तमिल संगमम में शामिल होने आए तमिल अतिथि वाराणसी में मिल रहे आतिथ्य से खासा उत्साहित हैं। काशी तमिल संगमम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों और काशी तमिलनाडु के बीच आपसी रिश्तों और समझ को अधिक मजबूत करना है। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में भाजपा और सपा के नेता व्यापक प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आज सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने संसदीय क्षेत्र के करहल में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सभी वर्गों की समस्याओं और उनके उत्थान के लिए संघर्ष करती रहती है और उसका लक्ष्य विकास है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच रहकर काम करते हैं। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी सपा के उम्मीदवारों के बीच प्रत्यक्ष मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां 5 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य परिवहन निगम की कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में छिबरामऊ बस स्टेशन को आदर्श बस स्टेशन बनाया गया है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि छिबरामऊ डिपो बेबर डिपो का एक उप डिपो है। छिबरामऊ बस स्टेशन और छिबरामऊ कार्यशाला एक ही जगह स्থাपित हैं। उन्होंने बताया कि बस स्टेशन भवन में दिव्यांगजन के आने जाने के लिए रैंप बनाया गया है। इसके अलावा आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं। बस स्टेशन को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। कायाकल्प योजना के तहत बस स्टेशन पर महिला और पुरुष शौचालय, बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था, बुकिंग काउंटर और बसों के आने जाने की सूचना संबंधी उद्घोषणा यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने पीलीभीत दौरे के अंतिम दिन महिला किसानों से किया संवाद, जैविक खेती अपनाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 878 करोड़ रुपए लागत की 755 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है अग्रसर। प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर हर महीने की 15 तारीख को मनाया जाएगा निक्षय दिवस। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आए हस्तशिल्पियों ने काशी के दस्तकारों से किया संवाद। हस्तशिल्पियों के दल ने वाराणसी में कई प्रमुख स्थानों का किया भ्रमण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।